हेलो प्यारे बच्चों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और अभी हम लोग मिले हैं। अभी आप देख रहे हो पीरियोडिक टेबल टेबल का लेक्चर नंबर 3। तो मैं इतनी उम्मीद आपसे करूंगा कि आपने इसके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 प्रॉपर्ली देखा हो, जहाँ पे हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, है ना, पूरे पीरियोडिक टेबल को प्रॉपर्ली समझा। पीरियोडिक दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दिया था, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, ढेर सारे उनके टाइप्स, एक्सेप्शन, सारी बातें डिस्कस की थी। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एज यूजुअल एक लंबी सांस ले लीजिए आप भी, थोड़ा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं और एकदम फोकस होकर सुनते हैं। देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये है हमारी थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसको हमने नाम क्या दिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? तो फंडा बड़ा क्लियर है बेटा। कहता है कि तुम्हारे पास कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम हो। ध्यान से सुनना, मैं इस टर्म को बता रहा हूं, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है। उससे, ये देखो मैंने बोला ये मेरे पास एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, NiGa, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। उससे जब मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस करना मतलब निकालना है, तो जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, देखो आप इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, न्यूक्लियर फोर्स से पैक होगा, बंधा होगा। अगर आपको उसको निकालना है तो आपको अगेंस्ट द न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, तो मतलब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने वही बोला कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा क्या करने के लिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एंड क्लियर है कि अगर मैं किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। ये आप अच्छे जानते हो कि अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस। मतलब आप ये भी कह सकते हो, पहली डिफिनेशन तो ये हो गई कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम। या तुम ये भी तो कह सकते हो कि किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम को केटायन में चेंज करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। और ये न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। किस स्टेट में होना चाहिए प्यारे बच्चों, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है। अब पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा है वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो रिमूव करेगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, कहां से, फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम से, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अच्छा, मैंने बोला ये एनर्जी है, तो बच्चा ये भी क्लियर हो गया कि इसकी यूनिट क्या होगी। सर जो एनर्जी की यूनिट होती है, तो ध्यान से सुनिएगा, हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किलो जूल पर मोल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या किलो कैलोरी पर मोल में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, यूनिट्स हैं किसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिजिक्स में इसी टर्म को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम लोग नॉर्मली बात करते समय बोल देते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वैसे एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। केमिस्ट्री में अगर मैं कहूँ आपसे तो ये तीनों एक ही है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बढ़ू आगे, चलो। अब सवाल ये आता है प्यारे बच्चों, अब सवाल ये आता है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अभी आपको समझ में आ जाएगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। देखिए, मैंने कहा मैं ए हूं, आपने मेरे से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मैं क्या बन गया, ए प्लस। तो आपने जो अभी मेरा पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मैंने इसको नाम दिया आयनाइजेशन पोटेंशियल 1। हमने इसको नाम क्या दिया प्यारे बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1। ठीक। अब मैं ए प्लस बन गया एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। अब आप मेरा क्या कर रहे हो, ए प्लस में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, है ना। पहला आपने निकाला तो IP1, अब कॉन्जिकेट मतलब लगातार वाला मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा हूं, तो मैं नाम क्या दूंगा, IP2। अब ये क्या बन जाएगा, ए डबल प्लस। अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा हूँ लगातार, पहला निकाला, फिर उसके बाद दूसरा निकालने चले गए, फिर उसके बाद तीसरा निकालने चले गए, तो अब मैं नाम दूंगा IP3, और ये कन्वर्ट हो जाएगा A+3 में। इन्हीं को बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या समझ में आया सक्सेसिव का मतलब, कि सर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसी को सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। अब देखो, हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो IP1 नाम दिया, पहले के बाद दूसरा निकालने गए तो उसको IP2 नाम दे दिया, दूसरे के बाद तीसरा निकालने चले गए तो IP3 नाम दे दिया। तो पहला दूसरा तीसरा क्या है, सक्सेसिव नंबर, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल कह रहा है, अगर आप सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको क्या बोलेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। और एक बात बहुत आप ध्यान से समझना,
आप ये नोटिस करना इस बात को कि कह रहे हैं कि आई जो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 से बड़ा होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 और उससे बड़ा होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल 3। अच्छा, आप सोच के देखो प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा याद करना पड़ेगा, नहीं, सोच के ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। पहले मैं ए था, आपने मेरा इलेक्ट्रॉन निकाला, मैं बन गया ए प्लस। मेरा साइज बड़ा हो गया या छोटा? इलेक्ट्रॉन निकाला तो मैं थोड़ा सा छोटा हो गया। आपने पढ़ा था कैटायन छोटा होता है न्यूट्रल से, छोटा छोटा हो गया तो अब मेरा न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेज पकड़ लेगा क्योंकि मेरे साइज में छोटा हो गया ना। तो इसीलिए Ip1 से बड़ा क्या हो गया, Ip2। और वैसे ही जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे साइज और छोटा हो जाएगा, इसलिए Ip2 से बड़ा क्या हो गया, Ip3, है ना। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए बात करूं तो उसके Ip1 से बड़ा होगा Ip2 और Ip2 से क्या बड़ा होगा, Ip3। उम्मीद करता हूं आप बात बहुत आसान से समझ गए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये है कि किन किन फैक्टर पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। तो कुछ फैक्टर तो आपने अगर प्रॉपर वीडियो देख रहे हो, आप पहली लेक्चर दूसरा लेक्चर देखा हो तो आपको ऐसे भी समझ में आ गया होगा कि सर आपने एक बात तो बता दी कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स कम होता जाएगा। इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। आसानी से निकाल लोगे ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, ये एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन निकालने में रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर साइज बड़ा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज छोटा है मतलब कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम। या दूसरी बात को अगर मैं बताऊं, हमने पढ़ा था पिछले टर्म पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। अच्छा, जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ा हुआ है। टाइटली पकड़ा हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसका मतलब अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या बोलते हो प्यारे बच्चों, सही कॉन्सेप्ट है ना। तीसरा देखो, बहुत आसानी से रिलेट कर पाओगे, मैं अभी आ रहा हूँ पीपीटी में दिखाऊंगा, हम लोग एग्जांपल भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप समझो। तीसरा कह रहा है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तब। सर फॉर्मूला आपने बताया था, जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड एक्चुअल माइनस शील्डिंग। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर ये वैल्यू कम होगी मतलब जेड इफेक्टिव कम होगा तो आईपी भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक, तीन बातें तो बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। फोर्थ सुनिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कहता है, आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर्स में पढ़े होंगे या अभी तक नहीं भी पता होगा तो चलो मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो कि जो सब सेल्स होते हैं प्यारे बच्चों वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं कब। एक तो आप जानते ही हो कि जब वो फुल फिल्ड होंगे तब वो कैसे शो होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। भाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड है, अपवर्ड डाउनवर्ड, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो मैं कह रहा हूँ सबसेल्स में क्या है, जब वो सबसेल्स फुल फिल्ड होंगे तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं उस केस में। और दोबारा वो कब ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं, जब वो हाफ फिल्ड हो। तो ध्यान रखिएगा कि हाफ, देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल फुल फिल्ड, उसके बाद किसका नंबर आता है बच्चा, हाफ फिल्ड का। ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मैं हूं D5 और तुम हो D7, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन, तो D5। क्योंकि डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 10। तो अगर मैं हाफ करूं तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब डी 5 जब होगा तो वो कैसा है, हाफ फिल्ड। और प्यारे बच्चों अभी मैंने बोला हाफ फिल्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा रेदर देन बाकी नंबर्स के कंपेयर में। और D5 से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, D10। मतलब D10 तो सबसे ज्यादा हो गया, फिर D5, उसके अलावा फिर जो भी D1 D2 D3 जो भी अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं वो उस तरीके से बैठेंगे नॉर्मल। वैसे ये जो दोनों स्टेट है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पक्का। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से रिलेट तो नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ P3 ज्यादा स्टेबल होगा या D5। देखो जो जितना ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल। मुश्किल मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोलूं P3 ये भी हाफ फील्ड है, D5 ये भी हाफ फील्ड है, तो आपको पता है कि सर P वाले ज्यादा होंगे। क्या होंगे, P3 ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा करीब होंगे ना न्यूक्लियस के, तो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज वाला फील हो रहा है इस पे, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक, प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। चलो आपने बोला ठीक है सर, आपने तो यहीं पे सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। हाँ, अब चलो सीखो ध्यान से। सबसे पहला कह रहा है, जनरल जो ट्रेंड्स कहता है प्यारे बच्चों कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं कहां से कहां, लेफ्ट टू राइट। पीरियड्स में हम कहां से कहां मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट।
तो कहते हैं कि आईपी जो है वो इंक्रीज होता है। और जब हम ग्रुप में आते हैं कहां से कहां, टॉप से बॉटम, तो हम बोलते हैं कि आईपी तब क्या होता है, डिक्रीज। ये बेटा जनरल ट्रेंड्स है। ये ट्रेंड्स कैसा है, जनरल ट्रेंड्स है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड्स में इंक्रीज होता है और ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, तो चलिए वही पहला पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी मैंने बोला था जब ये बढ़ेगा तो आईपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। और ये वाला जो टर्म लिखा है वो पिछले टर्म पे आपने पढ़ा था, याद करिए। इजेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं कहूं आपसे कि Fe+3 Fe+2 Fe, इसमें बताओ ज्यादा, तो जैसे मैंने बोला वैसे तुम रिलेट कर सकते हो कि Fe से जब ये Fe+2 बना होगा तो साइज छोटा, साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल तो न्यूक्लियर चार्ज, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो Fe से ज्यादा Fe+2 और Fe+2 से ज्यादा Fe+3। ठीक है, बहुत सिंपल, आप आसानी समझ गए होंगे इस बात को। चलिए देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, अभी समझाया मैंने, स्टेबिलिटी हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले की, है ना। लॉजिकली मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके, पहले ये समझिए क्या लिखा रहा है। कह रहा है जो हाफ फील्ड है, जैसे पी हाफ फील्ड है तो P3, डी हाफ फील्ड है तो D5, एफ हाफ फील्ड है तो F7, और फुल फील्ड होगा तो P6, D10, F14। ये कह रहा है मोर स्टेबल होते हैं अदर देन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बच्चा, तो इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अच्छा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने उठाए सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, कौन कौन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन करूं तो आपको अच्छे से याद होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, 4 5 6 7 ऐसे करके। कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं आउटर वाला लिखूं तो मैं लिखूंगा 3 के लिए क्या लिखूंगा, 1s2 2s1, यहाँ मैं लिखूंगा 2s1, यहाँ 2s2, फिर 2s2 के बाद क्या आता है 2p1, फिर वैसे चलता जाएगा 2p2 2p3 2p4 2p5 और 2p6। ठीक है प्यारे बच्चों, लॉजिकली अगर मैं बात करूं कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, तो जो एक्सपेक्टेड था इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर वो ऐसा होना चाहिए, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन और फ्लोरीन से ज्यादा नियॉन। बट चूंकि हमने अभी फैक्टर्स पढ़ लिए, हमें पता है फुल फील्ड हाफ फील्ड वाले कॉन्सेप्ट, तो उस हिसाब से ध्यान से देखना, लिथियम से ज्यादा होगा बेरिलियम का, ऑब्वियसली होगा, ये देखो हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है। लेकिन बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन का नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखो ये फुल फील्ड है भाई, और ये क्या है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, तो बेरिलियम का ज्यादा हो जाता है बोरॉन से। हाँ बोरॉन से ज्यादा कार्बन का होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। बोरॉन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, ऑब्वियसली हाफ फील्ड हो गया, अभी तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन फिर नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये P3 और ये क्या P4, और अभी आपने नोटिस किया हाफ फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो साइन ऐसे हो जाएगा ओ। हाँ फिर O से ज्यादा होगा F का, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, नियॉन का। मतलब किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा किसका, जो सबसे लास्ट में होगा, मतलब नोबल गैसेस का। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है, हीलियम का, ये तो चलो आप जानते ही होंगे, है ना, मैक्स आईपी होता है इसका। आपने ये बात समझी जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट, जैसा सेकंड पीरियड में बताया मैंने बच्चा, वैसे ही सेम थर्ड पीरियड में भी होता है, एग्जैक्ट थर्ड पीरियड में भी ऐसा ही होता है। थर्ड पीरियड मतलब सोडियम से ज्यादा होगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का फिर ज्यादा हो जाएगा एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा सिलिकॉन का, सिलिकॉन से ज्यादा होगा फास्फोरस का, फास्फोरस का ज्यादा हो जाएगा सल्फर से, सल्फर से ज्यादा होगा क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा आर्गन का। मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने सेकंड में बताया वही रिपीट होगा थर्ड वाले में भी, बस एनर्जी शेल बढ़ जाएगा। यहाँ जो 2s चल रहा था वो 3s2 3p1 ये सब चलने लगेगा, कॉन्सेप्ट यही काम करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल इन्होंने समझाया, तो मैंने आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन छोड़ो, मैंने आपको सीधे ही पूरा सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बारे में ही बात करी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अच्छा तीसरा फैक्टर कह रहा है पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल, तो ये हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे शील्डिंग इफेक्ट तब पढ़ा था, है ना, कि पेनिट्रेशन पावर एस की सबसे ज्यादा होती है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, है ना, क्योंकि एस सबसेल क्या होता है, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एज कम्पेयर टू पी, डी एंड एफ। तो वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो तुम्हारे पास लिखा हो S1
P3, D5, F7 सब हाफ फील्ड है। कौन ज्यादा, तो याद रखना हमेशा S, फिर P, फिर D और सबसे कम किसका होगा, F का। तो जो पहले भी बताया था, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको दिख रहा होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरॉन से, थोड़ी देर पहले समझा ही दिया। अरे फुल फील्ड है हाफ फील्ड है तो ऑलरेडी समझा ही बैठा हूँ, तो ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं इस पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ प्यारे बच्चों। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैंने आपको बताया वो कौन सा ऑर्डर था, IP1 का ऑर्डर, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऐसा नहीं कि जो IP1 का ऑर्डर होगा प्यारे बच्चों वही IP2 का भी होगा, ना ना। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर देखना पड़ेगा ना अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर उसके हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा मैं तुम्हें दो कंपेयर करके दिखाता हूँ, नाइट्रोजन और उसका ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 7 मतलब 1s2 2s2 2p3 और यहाँ क्या 2p4। तो अगर मैं कहूँ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये हाफ फील्ड है और ये ऐसे रैंडम कोई है, तो ऑब्वियसली सर नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से, सही है। लेकिन अगर मैं कहूँ प्यारे बच्चों की IP2 का ऑर्डर क्या होगा, तो फटाक सोच लेना, 1 निकालने के बाद ये नाइट्रोजन बचेगा क्या, 2p2, और ऑक्सीजन क्या बचेगा, 2p3, और अब ये हाफ फील्ड हो गया तो ये ऐसा है। मतलब IP1 का ऑर्डर तो IP1 नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, लेकिन IP2 ऑक्सीजन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से। एक निकालने के बाद जो बचा उसमें सोच देखना है होगा ना हमें कि इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ आसान है कहाँ मुश्किल, तो ये आप ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। ग्रुप में हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा कि ग्रुप में आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि वही चार फैक्टर जो पढ़े थे वही, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होने लगता है, इंक्रीज। साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कम फील होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आसानी से निकल जाएगा, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सिंपली तो बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, ये ऑलरेडी मैं आपको सेकंड पीरियड के एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, ठीक है। नीचे जाने पे क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ऑलरेडी मेरी आपकी बात हो चुकी है। अब ध्यान से सुनिए, एक्सेप्शन ग्रुप 13 का इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। लॉजिक है ग्रुप 13 के एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम। फिर से बोल दे रहा हूँ आपके दिमाग में आ जाए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम। तो लॉजिक तो ये है कि डाउन द ग्रुप जाने पे भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए था, डिक्रीज। तो ऑर्डर ये होना चाहिए था जो एक्सपेक्टेड है, ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं, चेंज हो जाता है इधर। ये क्या हो जाता है, कहानी चेंज होने वाली है, कैसे, ध्यान से देखिए। बोरॉन, उसके बाद आ जाता है थैलियम, तब आता है गैलियम और एल्यूमिनियम और इंडियम। ध्यान से सुनेगा, मैंने क्या बोला, खेल देखिए, बोरॉन उसके बाद तुरंत ये आ जाएगा थैलियम, और गैलियम तो पहले आएगा, एल्यूमिनियम बाद में। तो ऑब्वियसली हमने एटॉमिक साइज के थर्ड पीरियड में भी देखा था, मतलब 13 ग्रुप में हमने ये बात वहां पे भी पढ़ी थी, साइज, तो साइज चेंज हुआ तो ऑब्वियसली आईपी भी बदलेगा ही बदलेगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि भैया सबसे ज्यादा तो बोरॉन का है, उसके बाद थैलियम आ जा रहा है, उसके बाद गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम। तो प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ था, तो आपको पता है, याद होगा आपको, पिछली बार जब हम लोग एटॉमिक साइज में बात कर रहे थे, क्योंकि डी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए थे, है ना। डी एलिमेंट्स आ गए थे, उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर। इसी वजह से गैलियम का जो साइज था वो एल्यूमिनियम से क्या हो गया था, कम हो गया था। अब कम हो गया था तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए देखो गैलियम में ज्यादा एनर्जी लग रही है, एल्यूमिनियम में कम, है ना। और थैलियम तक तो लास्ट जाते जाते तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात होने लगती है, इस वजह से ये और ज्यादा हो गया। अगर आपको अभी लग रहा है ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सर हम क्लास 11 के बच्चे हैं हमें तो नहीं पता, हाँ आप क्लास 12th में हो तो आपने पढ़ा होगा, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आप क्लास 11 के बच्चे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये क्लियर होगा कि अरे सर ये तो हम जानते ही नहीं क्या होता है, तो कोई बात नहीं, आपको ये ट्रेंड अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है 4D और 5D का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता ही दिया था, याद करिए साइज का ऑर्डर क्या था, 3D से ज्यादा साइज किसका होता है, 4D का, और 4D और 5D का साइज लगभग बराबर होता है ना, है ना, समझ रहे हो क्या। तो कॉन्सेप्ट भी तो वही है, साइज जैसे बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा,
लॉजिकली आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम। तो कह रहा है, आप ध्यान रखिएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी 5d की ज्यादा होती है देन 4d। लॉजिकली ये 3d, ये 4d, ये 5d, ये 6d, मतलब मैं टॉप से बॉटम आ रहा हूँ, और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। तो लॉजिक तो ये था कि 4d का ज्यादा होना चाहिए था, 5d का कम। लेकिन ये कह रहा है 5d का ज्यादा होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल और 4d का होता है कम, और बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि आपने अब पीरियोडिक टेबल शुरू किया था तो मैंने बताया था आपसे कि 5d से 14 एलिमेंट निकल के नीचे लिखे जाते हैं एफ ब्लॉक। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी 5d का ज्यादा हो जाता है देन 4d। ये एग्जांपल बड़ा फेवरेट एग्जांपल, बहुत बार ये बात पूछी जाती है, जर्कोनियम और हैफनियम वाला कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखिएगा, हैफनियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है देन जर्कोनियम। ठीक है, ये भी एक्सेप्शन आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। ठीक है, अब कह रहा है कि एप्लीकेशन क्या है आयनाइजेशन एनर्जी, हम आयनाइजेशन एनर्जी से क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखो, बहुत बहुत सिंपल है, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। कह रहा है तुम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का आइडिया लगा सकते हो। अगर प्यारे बच्चों सोच के देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस है, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसका मतलब वो उतना ही अच्छा क्या है, मेटल। मतलब आईपी लेस तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका मतलब इनका आपस में क्या रिलेशन निकल के आ गया, इनवर्सली। देखो वही लिखा है, मेटेलिक कैरेक्टर का आयनाइजेशन एनर्जी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। बड़ा सिंपल है ना। तो आपने यही से समझ लिया होगा, आईपी कम मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल के डोनेट हो जाएगा तो अच्छा मेटल, सिंपल। और इसका उल्टा नॉन मेटल के साथ कर सकते हो, है ना। दूसरा देखिए, कह रहा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल ज्यादा रिएक्टिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे दे। और जल्दी से देने का मतलब क्या है, उसका आईपी क्या हो, कम। तो फिर से वही, आईपी कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा। बड़ा सिंपल, आप सोचोगे तो जल्दी दिमाग में बैठेगा, रटने की तो जरूरत ही नहीं है ना। मैं आप समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, कोई जरूरत नहीं रटने की, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, सही जा रहे हो आप। तीसरा कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा आपके लिए, कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। कह रहा है कि अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, अगर, तो हम कहते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तब क्या है, ज्यादा स्टेबल है। क्या है, ज्यादा स्टेबल है। जैसे मैं बोलूं कि Na से Na प्लस में जा गए और Na प्लस से Na प्लस 2 में गए, इन दोनों के आईपी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट से ये बहुत ज्यादा है ना। तो इसका मतलब इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, मतलब Na प्लस ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू Na प्लस 2। ये क्या है, मोर स्टेबल। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, है ना, कि अगर दो सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट के जो डिफरेंसेस हैं, अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, बराबर या ज्यादा है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या मानते हैं कि वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर वही सेम डिफरेंस जो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का, वो 11 या 11 से कम है, 11 या 11 से कम है, तब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। जैसे आपको ये खुद भी पता है, Mg+2 ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू Mg+1, क्योंकि जब इनके आईपी का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑब्वियसली ये 11 से क्या है, कम। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। फोर्थ तुम और क्या निकाल सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट के पास। अब देखिए कैसे, अगर आपको लग रहा है कि यार IP2 और IP3 में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब नोबल गैस तक पहुंच गए हो, या आपने इसके पहले नोबल गैस में थे और अभी आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आए हो। क्योंकि कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया मतलब फुल फिल्ड हो गया, या हाफ फिल्ड, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो तुम आईपी के डाटा से ये पता लगा सकते हो कि बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है नॉर्मल से, तो समझ लेना कि अच्छा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड पहुंच रही है। जैसे मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, कह रहा है मान लो तुम किसी एलिमेंट्स के पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसका IP1 कितना आया, 5। दूसरा जैसे निकालने चले गए कितना हो गया, 100। देख रहे हो कितना गुना बढ़ गया, 20 गुना बढ़ गया। इसका मतलब पहला निकालते ही तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन
स्टेबल हो गया था, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया था, है ना? और फिर जैसे तुम तीसरा निकाल रहे हो तो देखो फिर थोड़ा ही बढ़ा है बस। तो इसका मतलब आउटर में उसके कितने इलेक्ट्रॉन थे, जो भी एलिमेंट था उसके आउटर में 1 रहे होंगे। भाई ऐसे रहा होगा, देखो देखो ऐसे रहा 1s2 2s1, क्योंकि जैसे 1 निकाला तो एनर्जी 5 थी, लेकिन जब दूसरा निकालने गए तो फुल फिर से निकालने चले गए ना। या ऐसा भी हो सकता है 1s2 2s2 2p1 रहा हो, या हो सकता है 1s2 2s2 2p6 3s1 रहा हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे 1, क्योंकि जैसे ही आप 1 के बाद दूसरे में गए 20 गुना आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ गया, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन इस बार स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकाला, है ना? तो आप आईपी की वैल्यू देख के इतना भी आइडिया लगा सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे। मान लो यहाँ 5 हुआ, यहाँ लिखा होता 20, उसके बाद लिखा होता 120, तो इसका मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन आपने नोबल गैस से निकाला, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते तब 2, है ना? उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? पक्का? तो ये कहानी किसकी हुई प्यारे बच्चों? आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में हमने पढ़ा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है? अब जो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो चलिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तब तक मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप अच्छे बच्चे की तरह अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना? और अपना ख्याल रखेंगे। जय श्री राधे बच्चों, प्यारे बच्चों, टेक केयर।